प्यारे विद्यार्थियों, आज जिस विषय को लेकर मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ, जिस विषय के बारे में चर्चा करूँगा, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को लेकर है, जिसे अक्सर भारतीय इतिहासकारों ने भारतीय राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति, प्रथम प्रखर अभिव्यक्ति के रूप में चिन्हित किया है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे अगर आप देखें तो शुरुआती दौर में जिन लोगों का हाथ रहा है वो ब्रिटिशर्स थे, और जिसमें लॉर्ड डफरिन और एलन एक्टोवियन ह्यूम, इन दो व्यक्तियों को ये श्रेय जाता है कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अपना अहम योगदान दिया। और इसके बाद कुछ वामपंथी इतिहासकारों ने और तमाम जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अस्तित्व को लेकर जिन लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगाए थे, उन लोगों ने एक बात कहनी शुरू कर दी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जानबूझकर लॉर्ड डफरिन के इशारे पर एलन एक्टोवियन ह्यूम द्वारा की गई, क्योंकि उस समय ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ असंतोष की ज्वाला भड़क रही थी, और उस असंतोष की ज्वाला को के भड़कने से ब्रिटिश हुकूमत को एक खतरा महसूस होने लगा था, जिसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक सुरक्षा वॉल्व के रूप में इस्तेमाल किया गया, और उस समय तमाम बुद्धिजीवी वर्गों को साथ में लेकर एलन एक्टोवियन ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। हम इस दलील के पीछे पूरे ऐतिहासिक घटनाक्रम को जानने की कोशिश करेंगे, और ये भी जानने को इसकी कोशिश करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का सच क्या था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मिथक क्या है। अगर आप ऐतिहासिक सिलसिलों को समेटने की कोशिश करो तो जान पड़ता है कि राष्ट्रीय आंदोलन दिन प्रतिदिन बहुत शक्तिशाली होता जा रहा था। अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने के साथ साथ जो दादा भाई नौरोजी थे, रानडे और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जैसे नेता एक देशव्यापी संगठन की आवश्यकता महसूस कर रहे थे, और इसी छटपटाहट में इसी समय दिसंबर 1885 में एलन एक्टोवियन ह्यूम ने उदारवादी बुद्धिजीवी वर्ग के सहयोग से इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की, जिसमें कि लॉर्ड डफरिन का भी सहयोग उन्हें प्राप्त हुआ था। लेकिन प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि बंबई में ब्रिटिश उपनिवेशवादियों को भारत सरकार के एक भूतपूर्व सचिव और रिपन तथा डफरिन के गैर सरकारी सलाहकार ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की क्या आवश्यकता पड़ी। और इस प्रश्न का उत्तर स्वयं ह्यूम की जो जीवनी जिनने लिखी थी, विलियम बैडनबर्न, जो कि बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर भी आसीन रहे, वो ए.ओ. ह्यूम की जीवनी लिखते हुए कहते हैं कि वाइसरॉय लॉर्ड लिटन के शासनकाल के अंत की ओर अर्थात 1878 और 1879 के लगभग मिस्टर ह्यूम को पक्का विश्वास हो गया था कि बढ़ती अशांति का मुकाबला करने के लिए कोई निश्चित कार्यवाही जरूरी हो गई है। देश के विभिन्न इलाकों के शुभचिंतकों से उन्हें चेतावनी मिल रही थी कि जनगण के आर्थिक कष्ट और बुद्धिजीवियों के अलगाव के कारण भारत के भावी कल्याण के लिए खतरा पैदा हो गया है। प्रतिक्रियावादी कार्य और पुलिस जुर्म के रूसी तरीकों के कारण लॉर्ड लिटन के शासनकाल का भारत क्रांतिकारी विस्फोट की स्थिति के करीब पहुंच गया था, लेकिन ह्यूम और उसके भारतीय सलाहकारों ने बड़े मौके से इस स्थिति में हस्तक्षेप किया। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे जो सच था। देश में बड़े गंभीर विद्रोह की संभावना के कारण ह्यूम ने भारत के जो तत्कालीन वाइसरॉय थे लॉर्ड डफरिन से भेंट की आवश्यकता महसूस की, और इसके तुरंत बाद कुछ उदारवादी भारतीयों के सहयोग से इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। कांग्रेस राष्ट्रीय असंतोष, खासकर शिक्षित वर्गों के असंतोष के केंद्र बिंदु का काम कर सकती थी, और सरकार के बारे में शिक्षित वर्गों की राय से उसे अवगत करा सकती थी। ह्यूम की बातों से जाहिर है कि कांग्रेस की स्थापना की बात सुरक्षा के रूप में की जा रही थी। अंग्रेजों के कार्यों के फलस्वरूप पैदा हुई बढ़ती हुई महान शक्तियों के संयमित करने के लिए सुरक्षा वॉल्व की आवश्यकता थी, जिसे सेफ्टी वॉल्व के रूप में चिन्हित किया गया, और कांग्रेस आंदोलन से अधिक अच्छा कारगर सुरक्षा वॉल्व संभव नहीं था। भारतीयों का
असंतोष इस समय ऐसे चौराहे पर खड़ा था जबकि वो राष्ट्रीय मुक्ति का वही रास्ता अपना सकता था जिसे अमेरिका और इटली ने अपनाया था। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को इस रास्ते पर जाने से रोकने के लिए ब्रिटिश शासकों ने हस्तक्षेप करना जरूरी समझा और हस्तक्षेप करके इंडियन नेशनल कांग्रेस को जन्म दिया। ह्यूम और ब्रिटिश शासकों का यह हस्तक्षेप वस्तुतः रिपन के जमाने से ही शुरू हो गया था। रिपन ने वाइसरॉय का पद छोड़ने से पहले अपने उत्तराधिकारी के लिए 3 नोट लिखे थे और एक में यह लिखा था कि भविष्य शिक्षित भारतीयों का है और भारत सरकार को चाहिए कि इनकी आकांक्षाओं को संतुष्ट करने की कोशिश करे और सार्वजनिक प्रश्नों पर इनसे सलाह मशविरा करे। सिर्फ यह कहना कि कांग्रेस की स्थापना सुरक्षा वाल्व के रूप में की गई एक गलत तथा अधूरा सत्य होगा। इस समय जो भारतीय लोग एक अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन की स्थापना के लिए प्रयत्नशील थे, वे नए सामाजिक तत्वों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे तथा अंग्रेजों के द्वारा भारत के शोषण के विरुद्ध थे। उनको भारत की राजनीतिक और आर्थिक प्रगति के लिए एक संगठन की आवश्यकता थी। ये भारतीय उच्च कोटि के देशभक्त थे और किसी भी मायने में विदेशी सरकार के अनुयायी नहीं थे। इन्होंने ह्यूम का साथ इसलिए दिया कि वे अपनी आरंभिक राजनीतिक गतिविधियों के लिए सरकार के संदेह का पात्र नहीं बनना चाहते थे। यदि ह्यूम ने कांग्रेस को सुरक्षा वाल्व के रूप में इस्तेमाल करना चाहा, तो प्रारंभिक कांग्रेस के नेता इसे त्वरित चालक यानी लाइटनिंग कंडक्टर के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे, जैसे कि आगे चलकर 1913 में गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा, कोई भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना नहीं कर सकता था। यदि कोई भारतीय इस प्रकार का अखिल भारतीय आंदोलन प्रारंभ करने के लिए आगे आता भी तो सरकारी अधिकारी उसे अस्तित्व में नहीं आने देते। यदि कांग्रेस का संस्थापक एक महान तथा भूतपूर्व अंग्रेज सरकारी अधिकारी न होता, तो उन दिनों के राजनीतिक आंदोलनों के संदेहास्पद वातावरण में अधिकारी इस आंदोलन को कुचलने का कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेते। लेकिन इस बात में संदेह नहीं कि 1885 में बंबई में कांग्रेस की स्थापना के साथ भारत का स्वतंत्रता आंदोलन लघु पैमाने पर तथा मंद गति से लेकिन एक संगठित रूप में आरंभ हुआ और साल दर साल शक्ति ग्रहण करता गया और धीरे धीरे उसने सभी भारतीयों को विदेशी शासन के खिलाफ संघर्ष करने के लिए अपने दायरे में ले लिया। 1885 से 1905 तक जिन उदारवादी बुद्धिजीवियों का प्रभुत्व था, वे भारतीय राष्ट्रवाद के प्रारंभिक चरण के नेता थे। उसमें बंगाल से डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, आनंद मोहन बोस, लाल मोहन घोष, ए.सी. मजुमदार, रास बिहारी घोष, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, आर.सी. दत्त, बंबई के दादाभाई नौरोजी, फिरोजा मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, आप्टे, आगरकर, तेलंग, रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, डी.ई. वाचा, चंद्रावरकर, मद्रास के पी.आर. नायडू, सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू, केशव पिल्ले और उत्तर प्रदेश के पंडित मदन मोहन मालवीय और पंडित धर जैसे लोग थे। कांग्रेस और इसके क्रियाकलाप के विकास में ह्यूम, वैडनबर्न और हेनरी कॉटन जैसे उदारवादी लोगों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। कांग्रेस के पहले अधिवेशन के सभापति थे डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, जिन्हें व्योमेशन बैनर्जी कहते हैं, और उन्होंने उसकी अध्यक्षता की और कांग्रेस के प्रमुख उद्देश्यों को इंगित करते हुए कहा कि देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला लक्ष्य होगा। देश प्रेमियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना ये कांग्रेस का दूसरा लक्ष्य होगा। शिक्षित वर्ग की पूर्ण सहमति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना ये भी एक ध्येय होगा और ये निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करें। तो ये भारतीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे किस तरीके का परिदृश्य रहा और उसके उद्देश्य क्या थे, उन उद्देश्यों को मैंने आपके बीच में रखा। भारतीय राष्ट्रवाद, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि भारतीय राष्ट्रवाद की ये पहली अभिव्यक्ति थी और ऐसा नहीं था कि भारतीय राष्ट्रवाद की इससे पहले कोई अभिव्यक्ति प्रस्फुटित न हुई हो। यदि आप 1885 से पहले के सिलसिले को ढंग से देखें, विचार करें, तो जान पड़ता है कि इस तरह की कोशिशें हिंदुस्तान के कई इलाकों में, वे खास तौर पर जो 3 बड़े प्रांत उस समय थे, बंगाल प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी में इस तरीके की शुरुआत हुई।
ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, लैंड ओनर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, इन सभी ने कहीं ना कहीं इस तरह की कोशिश की थी। बम्बई एसोसिएशन 1852 में ये अस्तित्व में आई। मद्रास नेटिव एसोसिएशन, इसने भी ब्रिटिश संसद को एक याचिका भेजी जो प्रशासन में सुधार से संबंधित थी। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन लंदन में दादा भाई नौरोजी ने 1866 में इस संघ की स्थापना की। पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन लीग, इंडियन एसोसिएशन आदि बहुत सारे संगठन थे जो 1885 से पहले अपने वजूद में आए और जिन लोगों की यही कोशिश थी कि कैसे भारतीयों को स्वशासन की ओर, कैसे उन्हें सांवैधानिक सुधार की ओर भारतवर्ष को लिया जाए। इसके लिए उन्होंने ब्रिटिश संसद के साथ पत्राचार किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता व्योमेश बैनर्जी ने की। उनका ये चित्र आपके दाईं ओर। और जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत था वो शुरू में तो बड़ा असरदार दिखाई दिया, लेकिन बाद में जब ह्यूम पर कुछ प्रामाणिक शोध हुए तो उनसे ये पता लगा कि वाकई वो भी भारतीय जनता के हितैषी थे। तो इस सुरक्षा वाल्व के सिद्धांत में अब उतना दम नहीं रहा जैसे शुरुआती दौर के इतिहासकारों ने इसको ये कहकर कहा कि भाई उस समय का संतोष की ज्वाला पूरे भारत के अंदर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ फैल रही थी। उसको शांत करने के लिए एक अंग्रेज अधिकारी ने भारतीयों के सहयोग से उस राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। ये अब एक सच नहीं है। और ये दो चित्र जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं ये उस समय के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर जो गरमपंथी दल है, जिन्हें लाल बाल पाल कहा जाता था, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पॉल और लाला लाजपत राय, और जिनकी स्पष्ट मान्यता कि ब्रिटिश साम्राज्य का खात्मा करके ही भारतीयों को उनके हक मिल सकते हैं, वे नरम दल की राजनीतिक भिक्षावृत्ति के खिलाफ थे। वो कहते थे कि नरम दल के नेता जिस तरह की राजनीति करते हैं उसे पॉलिटिकल मेंडिकेंसी कहकर उन्होंने पुकारा। तो ये उस समय के जो शुरुआती दौर में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को लेकर जो इतिहासकारों ने जिस तरह की चर्चा की वो मैंने आपके बीच में रखी। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों को यदि आप देखें तो अपने पहले 3 अधिवेशनों के बाद ही कांग्रेस में कई बड़े परिवर्तन आ चुके थे। कांग्रेस ने वार्षिक सम्मेलन से आगे बढ़कर संगठित पार्टी का रूप लेना शुरू कर दिया था। कांग्रेस की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही थी। उनके प्रतिनिधियों की संख्या 1885 में जहां 72 थी, वहां 1886 में 431 हुई और 1887 में 607 तक पहुंच चुकी थी। तो ये उनकी लोकप्रियता का आलम था। कांग्रेस का नेतृत्व बुजुर्ग विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाले बुद्धिजीवियों के हाथ में था, जिनमें वकीलों की संख्या सबसे अधिक थी। 1887 तक कांग्रेस सिर्फ अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों का ही अड्डा नहीं रह गई थी। हालांकि नेतृत्व तो अभी उन्हीं के हाथों में था। प्रतिनिधियों के भाषणों में देसी भाषा का भी इस्तेमाल शुरू हो गया। ब्रिटिश शासक जिस रास्ते पर उसे ले जाना चाहते थे उसका उल्टा रास्ता कांग्रेस ने अपनाना शुरू कर दिया। भारत का शासन चलाने वाले ब्रिटिश शासकों, वॉइसरॉय और गवर्नरों की काउंसिल के सदस्यों की कटु आलोचना कांग्रेस के मन से शुरू हो गई। कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन के शक्तिशाली अस्त्र का रूप धारण करना शुरू कर दिया और यही वजह है कि मद्रास के बाद डफरिन और अन्य ब्रिटिश शासक कांग्रेस के खिलाफ हो गए और उसे समाप्त करने की सोचने लगे। 1888 का वर्ष कांग्रेस के इतिहास में सबसे बड़े संकट का वर्ष था। उसके सामने जिंदगी और मौत का सवाल था। मद्रास कांग्रेस के अवसर पर उत्तर और दक्षिण भारत में वितरित पुस्तिकाओं में अपनी आलोचना देखकर ब्रिटिश नौकरशाह आग बबूला हो गए और कांग्रेस को खत्म करने के लिए अपने वफादार चाकरों और खैरख्वाहों को लेकर उस पर टूट पड़े। ब्रिटिश नौकरशाही ने जोर डालकर और तिगड़मबाजी से मुसलमानों, पारसियों और हिंदुओं के एक बहुत बड़े हिस्से को, जमींदारों और धनी मानी व्यक्तियों को कांग्रेस से अलग कर देने की कोशिश की, उसका दुश्मन बना देने की कोशिश की। डफरिन ने अपनी अंतिम संक्षिप्त कार्रवाई में 1888 में लिखा, तथ्य यो है कि कांग्रेस भारतीय समाज के उस अत्यल्प अंश का फल है जिसके बारे में मैं पहले कह चुका हूं कि उस पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यूरोपीय शिक्षा का प्रभाव पड़ चुका था। वे न तो भारतीय समाज के रईसों का प्रतिनिधित्व करते हैं और न उनका विशेष संपर्क या सहानुभूति जनसंख्या के विराट अंश से है, न वे सारे साम्राज्य की स्थिरता की रक्षा के बड़े प्रश्नों में से किसी को भी समझने की क्षमता रखते हैं। लेकिन यदि कांग्रेस केवल भारतीय समाज के छोटे अंश का ही प्रतिनिधित्व करती रहती तो जनगण से संपर्क स्थापित करने और उससे हमदर्दी दिखाने का प्रयत्न करती।
तो ब्रिटिश शासक उसका विरोध कदापि न करते। वस्तुतः कांग्रेस ब्रिटिश शासकों की इच्छा के विपरीत जा रही थी। डफरिन ने हुक्म जारी किया कि कोई भी सरकारी नौकर किसी राजनीतिक संगठन के लिए पैसा इकट्ठा नहीं कर सकता। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में जिला अधिकारी की आज्ञा के विरुद्ध शामिल होने के लिए एक व्यक्ति को 20,000 रुपए की जमानत देने को कहा गया। एक सर्कुलर में कहा गया कि इन सभाओं में दर्शकों के रूप में भी सरकारी अफसरों का शामिल होना नितांत मना है। तो इस रूप से यदि आप देखें तो कांग्रेस लगातार अपने मंसूबों में सफल होती चली जा रही थी। सर सैयद अहमद ने कांग्रेस का विरोध आरंभ से ही किया था। कांग्रेस सभी धर्म वालों को एक मंच पर ला रही थी। सर सैयद अहमद को यह पसंद नहीं था। उन्होंने मुसलमानों को कांग्रेस से दूर रहने को कहा, लेकिन उनके विरोध के बावजूद मुसलमानों पर कांग्रेस का प्रभाव बढ़ रहा था। मुसलमान प्रतिनिधि की संख्या प्रथम कांग्रेस अधिवेशन में 2, दूसरे में 33, तीसरे में तो उसका अध्यक्ष ही मुसलमान था तथा कितने ही मुसलमानों ने कांग्रेस को सफल बनाने में मदद की। मुसलमानों में कांग्रेस के प्रभाव को बढ़ते देख सैयद अहमद खुश नहीं थे। अतः कांग्रेस का विरोध करने के लिए उन्होंने 2 संगठन बनाए, मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन, और ये दोनों एसोसिएशन अंग्रेजों की सरपरस्ती में चल रहे थे। पहले संगठन का लक्ष्य मुसलमानों को कांग्रेस से अलग करना, दूसरे का लक्ष्य था सारे विरोधियों को, खासकर कांग्रेस विरोधी हिंदू मुस्लिम ताल्लुकेदारों को एक मंच पर लेके आना। 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट से कांग्रेस को संतुष्ट करने की कोशिश की गई और इस कानून के जरिए लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों को बजट पर बहस करने और जनहित के मामलों में सवाल पूछने का हक भी दिया गया। कांग्रेस नेतृत्व की आवेदन निवेदन की नीति की असफलता ने देश के अंदर और खुद कांग्रेस के अंदर असंतोष पैदा किया। 20वीं शताब्दी के आरंभ में असंतोष काफी फैल गया। लोगों ने स्पष्ट रूप से देखा कि सिर्फ आवेदन निवेदन और ब्रिटेन में प्रचार से कुछ होने का नहीं है। खासकर देश के अंदर कुछ किए बगैर ब्रिटिश शासकों से कुछ मिलने वाला नहीं। जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई उनमें कई नेता उभर कर सामने आए जिनकी मांगें आमूल परिवर्तन के साथ साथ उग्रवादी थी। इस वजह से राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवाद का जन्म हुआ और इसके समर्थक उग्रवादी कहलाए। कांग्रेस जिस रास्ते पर चल रही थी उसकी आलोचना काफी पहले शुरू हो गई थी। 1893 में अरविंद घोष ने अपना नाम दिए बिना बंबई से प्रकाशित इंदु प्रकाश में कई लेख लिखकर कांग्रेस की नीतियों की कड़ी आलोचना की। जहां उदारवादियों को बुद्धिजीवी तथा शहरी मध्य वर्ग से सहयोग प्राप्त था, वहां ये नए नेता निम्न मध्यम वर्ग, विद्यार्थियों, यहाँ तक कि मजदूरों और किसानों के पास अपील लेकर गए। उदारवादी सामाजिक समानता की मांग इस आधार पर करते रहे कि ब्रिटिश सरकार की प्रजा है, लेकिन उग्रवादियों का कहना था कि सामाजिक समानता और राजनीतिक स्वतंत्रता का उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ही कुछ भिन्न राजनीतिक विचारधारा और कार्यनीति वाले लड़ाकू राष्ट्रवादियों के नए दल का कांग्रेस के अंदर ही उदार विकास हुआ और कई कारणों से 19वीं सदी के अंत में यह दल, जिसे गरम दल कहा जाता है, बड़ी तेजी से बढ़ रहा था। ब्रिटिश सरकार में भारतीय उदारवादियों की आस्था लगातार खत्म होती गई, खासकर लॉर्ड कर्जन के शासनकाल के अनुभव के बाद। इसी समय 19वीं शताब्दी के अंत में घोर अकाल और उसके फलस्वरूप गंभीर संकट आया। प्लेग के भीषण प्रकोप से काफ़ी लोग मर गए थे। इन कारणों से लोगों की नज़र में ब्रिटिश शासन का महत्व घटा। वाइसरॉय की हैसियत से लॉर्ड कर्जन ने जो दमनात्मक कार्य किया उनमें भी लोगों में राजनीतिक असंतोष फैला। ऐसे कुछ कार्य थे: कलकत्ता नगर निगम के अधिकारों में कटौती, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, विश्वविद्यालयों का अवसरीकरण जिससे शिक्षा आदि महंगी हुई, तिब्बत में भेजा गया सैनिक अभियान, बंगाल विभाजन, ये सब कारण थे। इन सब कारणों से देश में एक नई राष्ट्रीय चेतना और ब्रिटिश विरोधी भावना का जन्म हुआ। 20वीं सदी के आरंभ में खासकर बंगाल के शिक्षित लोगों के बीच बेकारी काफ़ी बढ़ गई थी। यह अनुभव सिद्ध था कि ब्रिटिश सरकार की सहायता से लाए गए क्रमिक विकास का सिद्धांत और महज अर्जियों और भाषणों के तरीके असफल रहे थे। इसलिए बेकार शिक्षित नौजवान नरम दल से विमुख होकर नए दल की ओर झुके, जिनके प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पॉल, अरविंद घोष, वीरेंद्र दत्त और लाला लाजपत राय। नए राष्ट्रवाद को निम्न मध्यम वर्ग से काफ़ी समर्थन मिला। 1905 के बाद यह आंदोलन सामाजिक आधार पर और अधिक फैला और व्यापकता इसने हासिल की
और कुछ और कारणों से भी भारत में उग्र राष्ट्रवाद की प्रगति हुई। 1905 में रूस की जापान के हाथों हार, अडुआ में इटली की हार से यूरोपीय लोगों की अजेयता के सिद्धांत को गहरा धक्का लगा। भारतीय अपनी हीन भावना को त्यागने लगे। उन्हें विश्वास होने लगा कि ये ब्रिटिश शासन को हटा सकेंगे। एक बात और भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आरंभिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो अनुभव हुआ, उससे भारतीय नेताओं में परिपक्वता तथा स्थायित्व आया। उनमें आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ा। उन्हें यह विश्वास था कि वे अपना शासन स्वयं चला सकते हैं और भविष्य में देश के विकास में उनका गहरा विश्वास था। उन्होंने भारत के अतीत से प्रेरणा लेकर इतिहास की महान उपलब्धियों के विवरण द्वारा लोगों को जगाने, उनमें राष्ट्रीय गौरव और आत्मसम्मान की भावना भरने की कोशिश की। विपिन चंद्र पॉल अरविंद घोष के नेतृत्व में बंगला के उग्रवादी स्वामी विवेकानंद के नव वैदांतिक आंदोलन से प्रभावित थे। तिलक के नेतृत्व में महाराष्ट्र में भी नई राष्ट्रवाद ने भारत के सांस्कृतिक अतीत को जागृत किया। शिवाजी के संघर्ष की याद तथा गणपति पूजा को राष्ट्रीय रूप दिया गया और इन लोगों की स्वदेशी में बड़ी गाढ़ी आस्था थी। उन्होंने बहिष्कार को अपना संगठन बनाया। राष्ट्रीय आंदोलन में उग्र धारा उस समय और जोर पकड़ गई जब 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। तथाकथित प्रशासनिक सुधार के विचार से किया गया विभाजन राजनीतिक उद्देश्य प्रेरित था, क्योंकि बंगालियों में एकता बढ़ती जा रही थी और अंग्रेज इसे खत्म कर देना चाहते थे। स्वयं एक अंग्रेज अधिकारी ने कहा, संयुक्त बंगाल एक शक्ति है और हमारा उद्देश्य इसे अलग करना है ताकि हमारे शासन के विरोधी लोगों के संगठन को कमजोर किया जा सके। और इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कि नरम दल के दो नेताओं का ये तस्वीर आपके सामने है, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी। और कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता का अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं, इसके पहले अध्यक्ष भारतीय ईसाई थे दादा भाई नौरोजी। जो दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे वे पारसी थे, बदरुद्दीन तैयब जी मुसलमान थे, और जबकि हेनरी कॉटन, जॉर्ज जूल, विलियम बेडन जो आने वाले दौर में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये सब यूरोपियन थे। नरमपंथी दल के नेताओं में के लोग एडमंड बर्क, जॉन स्टुअर्ट मिल, जॉन मॉर्ले के उपयुक्तवादी सिद्धांतों से प्रभावित थे। और अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक चरण में को आप देखें तो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रानाडे, फिरोज मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, रास बिहारी घोष, आनंद मोहन बोस और ये तमाम नेता इसमें शामिल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अस्तित्व के बाद जिन विषयों पर सबसे अधिक चर्चा हुई उसमें प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग रखी गई, भारतीय शासन में भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग रखी गई, इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा का आयोजन भारत में भी आयोजित कराने और इसे तो अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने की मांग को बार बार रखा गया। कांग्रेस के अधिवेशनों में सरकार के प्रति बार बार निष्ठा व्यक्त करने के बाद भी अंग्रेजों का कांग्रेस के प्रति रवैया नहीं बदला। लंदन टाइम्स समाचार पत्र की संपादकीय टिप्पणी में कहा गया कि कांग्रेस की मांगें मानकर सरकार भारत में भारतीय स्वशासन दिए जाने का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। इससे जाहिर होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लक्ष्यों को कहीं ना कहीं हासिल करने में उल्लेखनीय भूमिका का निर्वहन किया। यदि भारतीय राष्ट्रीयवाद के विकास की गतिशीलता को देखें, 1888 से लेकर 1905 के दौर को यदि आप देखें तो जान पड़ता है कि भारत में जिस राष्ट्रवाद का विकास हुआ उसे अलग अलग वर्गों ने, व्यक्तियों ने अलग अलग अर्थों और रूपों में स्वीकार किया। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो भारत पर एक सकल अधिकार प्राप्त वाइसरॉय का शासन था। उसकी सहायता के लिए कार्यकारी परिषद थी जो अन्य शाही या स्थानीय परिषदें बनी हुई थी। 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत केवल नाम मात्र के लिए कुछ गैर सरकारी भारतीयों को नामित किया गया था। इसे दिखावा मात्र कहना उचित होगा, क्योंकि 1892 में लागू हुए सुधारों से पहले इन नामित सदस्यों को बजट संबंधी बहस में भाग लेने या प्रश्न पूछ सकने का अधिकार नहीं था। जब वित्तीय दबाव काफी बढ़ जाने पर निचले स्तरों से कर वसूली करने या धन बटोरने के बारे में सोचा जाने लगा, केवल तभी इसकी बात की आवश्यकता महसूस की गई। धर्म, जाति और क्षेत्र के नाम पर भारतीय प्रबुद्ध वर्ग में फूट के बीज बोने वाली अंग्रेजों की यह चाल ब्रिटिश शासन तंत्र की एक सोची समझी चाल थी। इसमें उन्हें बहुत राजनीतिक लाभ पहुंचा, क्योंकि उपनिवेशवादी जुए के तले दबे भारत की अविकसित अवस्था में उस प्रबुद्ध वर्ग के बीच रोजगार झपटने, शिक्षा प्राप्त करने और राजनीतिक लूट में भागीदारी करने से संबंधित संघर्ष पूरी तरह व्याप्त थे। यदि हम 1888 से 1905 के इस पूरे दौर को देखें तो इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कुछ महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल की। वो कुछ अधिकार, कुछ संवैधानिक सुधार
करवाने में सफल रहे। 1898 में डब्ल्यू.सी. बैनर्जी ने यह कहा था कि ह्यूम ने वाइसरॉय डफरिन की प्रत्यक्ष सलाह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। बनर्जी की इस मान्यता को आज भी अनेक इतिहासकार तथ्य के रूप में स्वीकार कर यह मानते कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे वास्तविक हाथ तो एक ब्रिटिश वाइसरॉय का था, जिसने ह्यूम को मोहरा बनाकर यह खेल खेला। उसने कांग्रेस की स्थापना इसलिए करवाई ताकि आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के कारण भारत में जो जनाक्रोश फैल रहा था उसे विस्फोटक स्थिति तक पहुंचाने से बचाने के लिए यह कांग्रेस सुरक्षा कपाट का काम करे। किंतु हाल ही में प्रकाशित डफरिन के निजी कागजात देखने से यह तथ्य उद्घाटित होते हैं कि जनाक्रोश की इस आशंका को तो तत्कालीन ब्रिटिश शासकों ने कभी महत्व दिया ही नहीं। साथ ही इससे यह भी पता चलता है कि डफरिन ने तो ह्यूम के प्रस्तावों की सदा उपेक्षा ही की। जो भी हो, सेफ्टी वॉल्व वाले कथन को मान लेने से कांग्रेस की स्थापना में ह्यूम की व्यक्तिगत भूमिका अतिशयोक्तिपूर्ण ही मानी जाएगी। वास्तव में देखा जाए तो इससे काफ़ी पहले से एक राष्ट्रीय स्तर के संगठन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी और अनेक राष्ट्रवादी इस दिशा में सक्रिय भी थे, क्योंकि उनका विश्वास था कि अपनी राजनीतिक और आर्थिक मांगों को अधिक विस्तृत पैमाने पर उठाने के लिए उन्हें एक राष्ट्रीय और अखिल भारतीय स्तर के मंच की आवश्यकता है। और ऐसा लगता है कि इन राष्ट्रवादी नेताओं की भावनाओं का ह्यूम ने तत्कालिक लाभ उठाया। ह्यूम अंग्रेज था और क्षेत्रीय निष्ठा से मुक्त होने के कारण यह मान लिया गया कि वो भारतीयों को अपेक्षाकृत अधिक स्वीकार्य होगा। उसे आगे करने वाले भारतीयों को शासकीय वर्ग में ह्यूम के प्रभाव के बारे में भी गलतफहमी हो सकती है, क्योंकि उन्होंने शायद यह सोचा था कि एक अंग्रेज की अगुवाई में नवनिर्मित संगठन को अंग्रेज सरकार की ओर से किसी तरीके के संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। परंतु ह्यूम के इस कार्य को इस बात का पहला उदाहरण भी नहीं माना जा सकता जब किसी उदारवादी अंग्रेज ने किसी भारतीय संगठन के निर्माण में अगुवाई की हो। देखा जाए तो बंगाल लैंड होल्डर सोसाइटी 1838, यंग बंगाल ग्रुप्स का ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, बम्बई स्टूडेंट साइंटिफिक एंड लिटरेरी सोसाइटी आदि सभी संस्थाओं के निर्माण में पहले भी अंग्रेजों ने सहायता दी थी। फिर इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता कि सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर व्यवस्थित रूप से राष्ट्रवादी मांगों को वाणी देने की कोशिश की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा दो दलों में थी, एक गरम दल कहलाया, एक नरम दल कहलाया। गरम दल के प्रमुख नेताओं के नाम मैं पहले भी आपको ले चुका हूं। तीन प्रमुख नेता लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल उनके तीन महत्वपूर्ण नेता थे और उनका ये मानना था कि कांग्रेस का जो नरम दल है वो पॉलिटिकल मेंडिकेंसी यानी राजनीतिक भिक्षावृत्ति की राजनीति करता है, जो कि सही नहीं है। और नरम दल का ये मानना था कि हमें अंग्रेजों के छाते के नीचे ही कुछ प्रशासनिक सुधार मिल जाएं तो यही काफ़ी होगा। उनको लगता था कि हिंदुस्तान का भविष्य अंग्रेजों के हाथों में सुरक्षित है। ये कुछ उनके बीच में वैचारिक मतभेद थे। नरम दलीय कांग्रेसी राष्ट्रवादियों को इस बात का श्रेय मिलना चाहिए कि उन्होंने गोरी चमड़ी वालों की प्रजातिवादी भावनाओं के व्यावहारिक रूप को बारीकी से भांप लिया था। इस प्रसंग में उनकी दृष्टि इतनी पैनी थी कि उन्होंने धन की निकासी के मुद्दे तक को इसी भावना का व्यावहारिक रूप माना। इससे पहले राजा राममोहन रॉय ने भी धन की निकासी की बात कही थी, किंतु तब उन्होंने इसके महत्व की अवधारणा को स्पष्ट नहीं किया था और इसके समाधान के लिए गोरों द्वारा भारत में व्यवस्थित उपनिवेशीकरण का सुझाव दिया गया। आर.सी. दत्त की पुस्तक भारत का आर्थिक इतिहास में धन की निकासी को एक उच्च राष्ट्रवादी विषय की संज्ञा प्रदान की गई। हाल ही में कुछ अनुसंधानकर्ताओं के निष्कर्षों पर ध्यान केंद्रित करें तो जान पड़ता है कि उपयुक्त आर्थिक सिद्धांत की कुछ सीमाएं थी और उसमें तर्कसंगति का भी अभाव नजर आता। ब्रिटेन की संपूर्ण साम्राज्यवादी अर्थव्यवस्था में भारत की प्रमुख भूमिका क्या थी, इसे ठीक तरह से नहीं समझा गया। इसलिए प्रायः देश के सभी प्रकार के कष्टों का प्रधान कारण कुछ एक अब्रिटिश नीतियों को माना जाता रहा। नौरोजी जैसे कुछ लोगों की मान्यता थी कि कुछ तो अनुनय विनय से और कुछ विनम्रतापूर्वक दबाव डालने से इन नीतियों का निराकरण संभव है। क्या उनकी योजनाओं में से एक योजना थी। वास्तव में देखा जाए तो कांग्रेस के नरम दल की लगातार बढ़ती जा रही आलोचनाओं का केंद्र उसके उद्देश्य ने होकर उसकी कार्यशैली थी। उनकी मांगों, उनके भाषणों, उनके लेखों,
सभी में उनकी भिक्षुक वृत्ति साफ झलकती थी, जिनके माध्यम से वे ब्रिटेन की उदारवादी जनता के मन में जैसे ये बात बिठा देना चाहते हो कि ब्रिटिश शासक भारत में अब ब्रिटिश शासन चला रहे हैं। यहाँ तक कि उनकी मांगे, उनका अनुनय विनय भी लगातार न होकर यदाकदा ही प्रकट होता था। और इसका कारण यह था कि राजनीति इन उदारवादियों के लिए एक प्रकार से अंशकालिक धंधा भर था। वास्तव में वे तो बहुत ही व्यस्त व्यक्ति थे और उन सब का कोई ना कोई पूर्णकालिक व्यवसाय था। उस समय कांग्रेस का स्वरूप किसी राजनीतिक दल जैसा नहीं था। ऐसा लगता था जैसे कांग्रेस या तो 2 या 3 दिनों का सालाना जलसा भर हो, या उनके छोटे मोटे स्थानीय संगठनों का सम्मिलित नाम हो, जो कभी कभी लोगों की तात्कालिक कठिनाइयों को लेकर कुछ प्रस्ताव पारित कर देते थे। और एक बात यह भी महत्वपूर्ण थी कि ये सभी नरमदलीय कांग्रेसी सदस्य अपने व्यक्तिगत आचार व्यवहार में पूरी तरह से अंग्रेजियत अपनाए हुए थे। यही नहीं, अंग्रेजों के प्रति श्रद्धा या आदर भाव से वे कभी उबर नहीं पाए। भारत पर अंग्रेजों के शासन को वो दैवीय मानते रहे। उनके मन में ब्रिटिश प्रशासन के खर्चों, उनकी अक्षमताओं, प्रजातिमूलक भेदभाव की भावना को लेकर जो कुछ रोष था वो इसलिए नरम पड़ गया क्योंकि वे अपने राजनीतिक विचारों, भाषा और व्यवसाय के बारे में अंग्रेजों पर आश्रित थे। उनकी विचारधारा भारतीयता से कहीं अधिक अंग्रेजियत से भरी हुई थी। स्थितियां धीरे धीरे अपने आप बदल जाएंगी, इस भावना ने भी उनके अंदर आत्मतुष्ट बना दिया। 1892 के अधिनियम से उन्हें कुछ रियायतें मिल भी गई। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षित वर्ग की विचारधारा सचेतन सुरक्षा या अपने विशेषाधिकारों पर रोक लगाने वाला कभी नहीं रहा। तो ये कुछ नरम दलीय नेताओं की कुछ नकारात्मक दृष्टिकोण था जिसको हमने रेखांकित करने की कोशिश की, लेकिन हम उनके योगदान को सिरे से खारिज कर दें, ये उनके साथ किसी भी स्तर पर न्याय नहीं होगा। अगर हम इस 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में विभिन्न भारतीय भाषाओं में जो साहित्य रचा गया उसको भी देखें तो वो एक साथ राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और सांप्रदायिक चेतना को पुष्ट करने वाला था। कुछ रचनाओं में भारत की पराधीनता की व्याख्या प्राय सांस्कृतिक आधार पर की गई, जैसे बंकिम चंद्र की रचनाओं में, और ऐसा करते समय आधार वाक्य के रूप में यह मानकर चला गया कि यूरोपवासियों की संस्कृति में ये तत्व निहित है कि उन्हें शक्ति संग्रह और प्रगति के लिए उत्प्रेरित करते रहते हैं। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ी हुई 2 महिलाओं की तस्वीरें। एनी बेसेंट जो होम रूल आंदोलन जिन्होंने चलाया, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा भी चुनी गई 1917 में, और ब्रदर ऑफ सर्विस संगठन उन्होंने चलाया, और कन्या शिक्षा की जो हमेशा पैरोकार रहीं। उसके बाद जो दाईं ओर जो चित्र है सरोजिनी नायडू का है, 1925 में कानपुर अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता की।